वो मराठी भाषी हैं, लेकिन लेख, कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास हिंदी में लिखते हैं। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी से राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार और प्रतिभा पाटिल जी के हाथों गंगा शरण सिंह सम्मान मिला है। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान, अखिल भारतीय सम्मान, राजभाषा सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं कवि लेखक दामोदर खड़से जी से। नमस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की रचनाकार से मिलिए सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं भावनाओं, कल्पनाओं और संवेदनाओं से लबरेज एक ऐसे लेखक से जिनकी कहानियाँ, कविताएं और उपन्यास सीधे पाठकों के दिल में उतरती हैं। तो चलिए मिलते हैं देश के प्रख्यात लेखक दामोदर खड़से जी से। दामोदर जी नमस्कार। जी नमस्कार। रचनाकार से मिलिए सीरीज़ में आपका स्वागत है। जी। आपकी रचनाएं तो पाठकों ने बहुत सारी पढ़ी हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ आज बात कर रहे हैं। बैंक से बुक्स का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे हुआ लेखन का सफ़र? बैंक से बुक्स का सफ़र यूँ हुआ कि बुक्स से बैंक और बैंक से बुक्स, जी। बीच में बैंक है। अच्छा। शुरुआत बुक से हुई, जी। बैंक में आए और लिखना जारी रहा और बुक्स भी चलती रहीं, तो दोनों एक साथ चलता रहा। क्योंकि लिखने का जो सिलसिला है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका था और जॉब में या कहें कामकाज में प्रवेश करने से पहले से लेखन जारी था और कामकाज में आने के बाद भी लेखन चलता रहा, तो उसमें रुकावट नहीं आई। ये सफ़र की सबसे बड़ी खूबी रही। लेखक संवेदनशील ना हो तब तक रचना नहीं बनकर निखर कर आती। तो बचपन कैसे था, कहाँ बीता और कैसे संवेदनाएं छू रही थी मन को और कैसे रचनाएं बनती गई? दरअसल बचपन बहुत छोटे से गांव में बीता जी। और कहना ये चाहिए कि बहुत दूर दराज एक गांव, जहां शहरों का गंध भी जिस गांव को मालूम नहीं था, ऐसे गांव में बचपन बीता जहां केवल प्राइमरी स्कूल थी, प्राथमिक शाला थी और चौथी तक ही स्कूल थी। 5वीं में 3 नदियां पार करके एक दूसरे बड़े कस्बे में जाना होता था। तो वो जो बचपन का हिस्सा था वो इतना चुनौती भरा था और उसने इतने अनुभव दिए और इतनी संवेदनाएं दी, इतना प्यार दिया वहाँ के लोगों ने कि ये सारी संवेदनाएं धीरे धीरे लेखन में उतरती रहीं और कहानियों में और संस्मरणों में और तमाम ऐसे स्थानों पर जहाँ भी कोई नई चीज़ दिखती थी तो वो गांव मेरे सामने उभर कर आता था। ये गांव था छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक एक ज़िले में रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव, और उस गांव में मेरा बचपन बीता। कच्ची सड़कें थी, कच्चे मकान थे, लेकिन पके हुए लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे और बड़े भोले भाले और प्यार से लबरेज। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने वर्षों के बाद भी उस गांव को छोड़े हुए लगभग 60 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हर 5-10 वर्षों में एक बार वहाँ जाने की मेरी इच्छा होती है और मैं चाहता हूँ। हालांकि वो लोग परिचित नहीं रह पाए, लेकिन वो ज़मीन, वो मिट्टी, वो मकान अभी भी मुझे बुलाते हैं और मैं वहाँ जाता हूँ। पहले प्यार की तरह ही पहली रचना होती है जो भुलाई नहीं भूलती। तो पहली रचना कब थी, छपने वाली और जो छप न सकी दोनों? शुरुआत में जो लिखा गया वो हमारे एक कृष्णा नाम के एक मित्र रहे। जी। बचपन में उनके साथ मुझे बिछड़ना पड़ा और उस बिछुड़न में जिस प्रकार की भावनाएं, जिस प्रकार की संवेदनाएं, जिस प्रकार की आत्मीयता और जो लगाव था, वो जो बाहर आया, बाद में मुझे लगा
कि शायद ये कविता हो सकती है, तो उसे हम कविता ही कहें ये ज़रूरी भी नहीं, लेकिन वो संवेदना लेखन के रूप में बाहर प्रस्फुटित हुई। वो कहीं छपी नहीं। दुर्भाग्य से तमाम तरह के स्थानांतरणों से, तमाम तरह के सफ़र में, यात्राओं में वो कागज़, वो डायरी कहीं खो गई। तो उस तरह से जो पहली रचना होनी चाहिए वो मेरे पास आज नहीं है। जो उसके बाद जितनी रचनाएं मैं लिखता गया वो सहेजता भी गया, और एक कविता के रूप में वो मुझे लगा कि ये कविता हो सकती है, और वो रचनाएं फिर छपनी शुरू हुई। और मुझे कहने में बड़ी खुशी है कि सबसे पहले मेरी जो स्थानीय यदि बात को हटा दें तो वो नवभारत टाइम्स में ही छपी। वाह। 1976 में मेरी पहली रचनाएं नवभारत टाइम्स में छपनी शुरू हुई। आपने कहा कि रचनाओं की शुरुआत कविता से हुई, और कविताओं में आपके बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्पेशली 50-50 पन्नों की कविता। तो ये प्रयोग जब आप करते हैं तो किस तरह से कविता बंधती चली जाती है कि पन्नों की लिमिट नहीं रहती, और तब भी एक सेकंड के लिए भी कहीं पर वो ऐसे नहीं होते कि इंसान ना सुनने या रुक जाए थोड़ी देर, वो नहीं हो पाता। तो ऐसी रचनाएं कैसे शुरू हुई, इतनी बड़ी कविताओं की शुरुआत? एक कविता संग्रह है तुम लिखो कविता। इस एक शीर्षक पर लगभग 110 कविताएं हैं, और वो अपने आप में एक संग्रह है जी। तुम लिखो कविता। और उस कविता के प्रारंभ में तुम लिखो कविता है, उस कविता के समापन पर तुम लिखो कविता है, और पूरे 110 पन्ने पर बिखरी हुई ये कविताएं जीवन की तमाम संवेदनाओं को, तमाम रहस्यों को, तमाम अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती हुई एक शब्द संस्कृति के रूप में मैं उसको पाता हूँ। इसके बाद एक कविता संग्रह है रात, और उसमें भी लगभग इतनी ही कविताएं, 100 से ऊपर कविताएं हैं। मेरे बड़े अच्छे एक मित्र थे और आर्मी में बड़े अफसर थे, और हम रात और दिन साथ में रहते थे। हमने एक दिन उनको खो दिया, इस दुनिया से वो नहीं रहे। इसके बाद मैं लंबे समय तक किसी भी प्रकार का लेखन मुझसे नहीं हो पाया, और वो रात जो उनसे मिलने की आखिरी रात थी, उस रात ने मुझे इस तरह से दबोचा कि लंबे समय तक मैं रात को महसूस करता रहा, और वो महसूस करते करते उस अनुभूतियों में से जो अभिव्यक्ति आई वो रात संग्रह के रूप में आई। तो इस प्रकार ये लंबी कविताएं इस तरह से उनकी बात रही। लंबी कविताओं में से एक कविता मैं प्रस्तुत करने की इजाज़त चाहूँगा। जी, इस कविता का शीर्षक है तुम लिखो कविता। तुम लिखो कविता और मैं देखूं जी भरकर, कलम स्याही और कागज़ पर गुनगुनाता जिंदगी का अनगाया गीत। तुम लिखो कविता और मैं देखूं जी भरकर, कलम स्याही और कागज़ पर गुनगुनाता जिंदगी का अनगाया गीत। सफ़र के बहुत पीछे कोई गुमनाम मोड़, और इमली के पेड़ पर कटी हुई पतंग, कबूतरों का जत्था, राह से उड़ती धूल, मुड़ मुड़ कर ठिठकते कदम, लहराता हाथ, कुछ कुछ करीबी, कुछ कुछ दूरियां, भीतर बाहर उतराते आँखों की डोरों में किए अनकिए की उलझन, आत्महत्या, सिसकन, कैसे बरगलाए कोई अपनी ही आवाज़। तुम लिखो कविता, तुम लिखो कविता और मैं देखूं तुम्हारी उंगलियों में एक बेचैन कलम। मैं देखूं शब्दों में नहाई पुतलियाँ, आँखों में बहुत गहरे अर्थों की कतारें, माथे पर उठती सागर सी हिलोरें। तुम लिखो कविता और मैं देखूं तुम्हें कविता में बदलते हुए, मैं देखूं तुम्हें कविता में बदलते हुए। वाह, बहुत खूबसूरत। एक और कविता से बोलिए। एक और कविता तुम लिखो कविता संग्रह में से ही। तुम लिखो कविता, मैं देखूं तुम्हें कविता में उतरते हुए। कविता में तुम बहुत पारदर्शी हो जाते हो। तुम्हारा रेशा रेशा
दूरबीन के सामने होता है और तुम्हारी आंतरिकता में उतरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम लिखो कविता। प्रार्थना घर के आंगन में थिरकते हों पैर जो मीरा के पद, उतर आए हों ज़मीन पर हाथ अनायास ही कीर्तन की ध्वनियाँ रचते हों, कंठ से फूट पड़ता हो कोई अनगाया राग। तुम लिखो कविता। कविता में तुम संगीत हो जाते हो, तुम नृत्य हो जाते हो। फिर कोई न कोई मूरत भीतर ले लेती है एक चिर परिचित आकार। ऐसे में आदमी नहीं होता कभी अकेला। तुम लिखो कविता। कविता सानिध्य का शब्दकोश है। कविता सानिध्य का शब्दकोश है। तुम लिखो कविता और मैं देखूं तुम्हें हर शब्द के साथ एक नए अर्थ में। तुम लिखो कविता, तुम लिखो कविता, तुम लिखो कविता। वाह, बहुत खूब सर। आपकी कविता पे अभी सानिध्य का जिक्र आया और सानिध्य से जुड़ी आपकी एक बेहतरीन कहानी है छड़ी। कहानी आपकी बहुत सारी कहानियों के संग्रह है, लेकिन छड़ी कहानी बहुत दिल को छूती है, जिसमें एक बेटे की भावनाएं अपने पिता के लिए जो अब नहीं रहे, तो उसका थोड़ा सा जिक्र हो जाए जो पाठकों तक हम पहुंचाएं। उसका ज़रा सा जिक्र हो जाए जो हम पाठकों तक पहुंचा सकें। तो उसकी चंद पंक्तियां, या वो क्यों लिखी और किस तरह वो कहानी गढ़ी आपने। छड़ी कहानी को लिखने का भी एक सिलसिला बिल्कुल अलग तरह का था। उसका यदि उसके पीछे की पार्श्वभूमि यदि मैं महसूस करता हूँ तो मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने सेवा काल में महाबलेश्वर में बहुत बड़ी टीम का संयोजन, एक बड़ी संसदीय समिति का, पार्लियामेंट्री कमेटी के संयोजन का दायित्व मुझ पर दिया गया था और उसके लिए मैं वहाँ गया था। और वहाँ मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कि भरी बारिश में कांधे पर छड़ियों का गट्ठर लाद कर जा रहा था और उस दिन उसकी एक भी छड़ी नहीं बिकी क्योंकि बारिश हो रही थी और जितने पर्यटक थे वो लगभग निकल चुके थे। और बार बार वो मेरे सामने आता था। वो जब बार बार मेरे सामने आता था तो मुझे उसके प्रति एक प्रकार का, कहना चाहिए, उसके पूरे जीवन को लेकर एक दृश्य मेरे सामने उपस्थित होने लगा। और फिर मुझे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को ये केवल छड़ी नहीं बेच रहा है बल्कि बहुत सारी बातें इसके पीछे हैं। और वो बातें सोचते सोचते इस छड़ी का जन्म हुआ। अब जब छड़ी का जन्म होने लगा तो मैंने महसूस किया कि हम एक उम्र पार करने के बाद विशेष रूप से अपने माता पिता के प्रति थोड़े से अनदेखा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपने प्रति ज़्यादा सजग हो जाते हैं। अपने प्रति ये ज़्यादा सजगता होना, कई बार ऐसा लगता है कि हम उनको विस्मृत तो नहीं कर रहे हैं। उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें, उनकी छोटी छोटी इच्छाएं, उनकी छोटी छोटी बातें हमारे भीतर घूमने लगती हैं। और ऐसा करते हुए वो जो युवक है जो कि हनीमून पर वहाँ आया है और वो पहले देखता है फिर चला जाता है। उसके पिता को केवल एक छड़ी की आवश्यकता थी कि आप महाबलेश्वर जाओ तो बुढ़ापे में एक छड़ी के रूप में वहाँ से लेकर आना। ये बात वो पहले दौर में जब वो जाता है तब भूल जाता है। दूसरे दौर में जब वहाँ जाता है तब उसके बच्चे हैं और वो गृहस्थ बन चुका है। छड़ी उसके दिमाग से गई नहीं है क्योंकि पिता ने कहा था कि उसको यदि छड़ी मिल जाए तो इस बुढ़ापे में चलने में मुझे सुविधा होगी। तो ये इतना संवेदनशील युवक है कि उसके मन में वो छड़ी जाती ही नहीं। जब वो छड़ी नहीं जाती और ये छड़ी वाला बारिश में बार बार उनके सामने आ रहा है और उसने देखा, महसूस किया कि आज उसकी कोई छड़ी बची नहीं है, बिकी नहीं है, बची नहीं, बिकी नहीं है। और ऐसी स्थिति में उसका एक चेहरा जो अभाव से भरा हुआ है और उम्रदराज है, 50 से ऊपर है, उसके पिता से शायद कम ही उम्र में कम रहा हो, लेकिन वो काफ़ी आगे चला गया है।
तो ये सारी मिली जुली भावनाएं उसके मन में कोलाहल करती हैं। एक तरफ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो खिलौने मांग रहे हैं, और एक तरफ वो स्मरण है जो उसके पिता ने छड़ी के लिए कहा था, और एक ये छड़ी लेकर घूमता हुआ आदमी है। ये तीनों दृश्य मेरे सामने एक साथ आते थे, और वो जो छोटी सी कहानी उस समय बुनी गई जब मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी का निर्वहन वहाँ कर रहा था, उस समय इस कहानी ने दस्तक दी। और बाद में जब वो कहानी उभर कर आई तो वो इतनी मेरे लिए भी एक यादगार कहानी के रूप में है कि पाठ्यक्रमों में कई कक्षाओं में वो है। और भारतीय ज्ञानपीठ की जो पत्रिका ज्ञानोदय, उसमें ये कहानी छपी। ये कहानी छपने के बाद विष्णु प्रभाकर ने, जो कि हिंदी के एक शीर्षस्थ कथाकार रहे, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो सबसे बड़े दस्तावेज के रूप में आज भी मेरे पास उपलब्ध है। वाह सर, ये होती है संवेदनशीलता एक लेखक की कि वो अपना ज़रूरी काम करने गया है और लेखन तब भी परिदृश्य में चल रहा होता है और कहानियाँ बुन रही होती हैं। कहानियों का जिक्र हुआ सर, आपका उपन्यास बादल राग 8 भाषाओं में अनुवादित हो चुका है और इसे गोयनका अवार्ड मिला है, और अब इसकी समीक्षाओं पर भी किताब आ चुकी है। तो किसी लेखक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि 8 भाषाओं में छपना और समीक्षाओं पर भी किताब निकलना। तो बादल राग के बारे में पाठकों को जानना उनका हक बनता है। तो आप बताइए कि बादल राग कैसे ये इस राग की शुरुआत हुई, और ये राग अभी तक भी गूंज रहा है 8 भाषाओं में, तो इसके बारे में पाठकों को बताइए। जी, बादल राग उपन्यास लिखने के लिए एक लंबा समय मुझे देना पड़ा। लगभग 5 वर्षों तक इसकी रचना प्रक्रिया चलती रही, और 5 वर्ष मैंने दूसरा कोई लेखन का काम नहीं लिया। केवल जहाँ कुछ कार्यक्रम हैं या कोई छुटपुट लेखन है, उतना ही। मूल रूप से पूरी तरह से बादल राग के सृजन में ही मैं पूरी तरह से लिप्त रहा। ये कहानी एक ऐसी युवती की कहानी है जो इस आधुनिक युग में तमाम तरह की कठिनाइयों को पार करते हुए कॉरपोरेट जगत में एक शीर्ष पद पर पहुंचने के लिए जितनी भी प्रतिभा उसके भीतर है उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका सहारा लेते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए वो शीर्ष पर पहुंचती है। एक सामान्य नौकरी से लेकर शीर्षस्थ पद पर पहुंचने की उसकी जो यात्रा है वो एक प्रकार का राग, उसके संघर्ष का राग, उसके बरसात में बादलों में जिस प्रकार की परिवर्तन होते हैं। यदि हम चित्त लेट कर कभी हम आकाश की ओर देखते हैं, और यदि कपसीले बादल हैं तो कपसीले बादल को देखते देखते आपको ध्यान में आएगा कि कई प्रकार के चित्र आपके दिमाग में उभर रहे हैं। ऐसे ही कई चित्र हमारे जीवन में भी उभरते हैं। उस युवती के जीवन में भी ऐसे कई चित्र उभरे। कई आकर्षक थे, कई विकर्षित करने वाले थे, कई चुनौतियों के थे, संघर्ष के थे, आत्मीयता के थे, सानिध्य के थे, सुख चैन के भी थे। और उसकी उपलब्धि में क्या क्या रोड़े, क्या क्या बाधाएं किस प्रकार आती गई, इसका एक लंबा सिलसिला इस उपन्यास में है। इस उपन्यास को लिखते समय मैंने उस पर पात्र को बहुत करीब से महसूस किया, और सुनिधि नामक एक पात्र उसमें है, और उस पात्र को विकसित करते हुए तमाम तरह के आज हमारे देश में जिस प्रकार की राजनीतिक, जिस प्रकार की आर्थिक, जिस प्रकार की सांस्कृतिक और जिस प्रकार रोजगार को लेकर चुनौतियां हैं, ये उसके साथ साथ चलती हैं। ये जो राग है, ये बादल का राग, इसमें समाविष्ट करने की कोशिश इसमें हुई। बाद में ऐसी स्थिति आई कि उसको जो प्रकाशक मिला वो भी भारतीय ज्ञानपीठ ने उसको प्रकाशित किया, और इसका विमोचन भारतीय ज्ञानपीठ के मंच पर आज से कुछ 7-8 साल पहले
विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में इसका विमोचन हुआ। और मराठी की पुस्तक, मराठी का अनुवाद भी चंद्रकांत भुंजाड़ ने उसका अनुवाद मराठी में किया है, और हिंदी और मराठी का विमोचन एक ही दिन हुआ। और इसके बाद सेवक नैयर, जो कि अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी और हिंदी के बड़े स्थापित लेखक हैं, उन्होंने इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया, और बाद में कई भाषाओं में, कन्नड़ में, मलयालम में, डोगरी में और गुजराती में, इतनी भाषाओं में, 8 भाषाओं में इसका अनुवाद आज उपलब्ध है। अभी तेलुगु और ओडिया में भी इसका अनुवाद हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लेखक के जीवन में कोई किताब, यदि कोई पुस्तक इस तरह से विकसित होती है तो उसके लिए तो निश्चित रूप से खुशी की बात है ही। और पुस्तक रूप में आने से पहले विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वो अलग अलग अंशों में भी छपी, और एक पत्रिका में पूरे 1.5 वर्षों तक अलग अलग खंडों में भी वो छपती रही। वाह। तो ये एक उपलब्धि मेरे लिए विशेष रूप से रही, और मैं उन 5 वर्षों में उन पात्रों के साथ ही उठता बैठता रहा, और जहाँ भी मुझे थोड़ा भी वक्त मिलता तो 1 पन्ना 2 पन्ना मैं लिख लेता था। तो इस प्रकार वो उपन्यास सामने आया। आपकी रचनाओं में गांव भी झलकता है, शहर भी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी। तो ये कैनवास कैसे आप रचनाओं का बनाते हैं कि, और कैसे अपने किरदार चुनते हैं? देखिए, ये संयोग ही कहा जाए, और मेरे लिए तो संयोग और उपलब्धि की बात भी है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं बिल्कुल छोटे से गांव से मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, और मुंबई जैसे महानगर में भी रहने का मुझे एक लंबा अवसर मिला। इसके अलावा दुनिया के कई बड़े देशों में जाने का एक मौका मिला। तो इस प्रकार के पात्र मुझे छोटे से गांव से लेकर महानगर तक देखने की गुंजाइश इस जीवन में मिली, और उसी गुंजाइश को देखते हुए कई चेहरे दिखे, और वे ही चेहरे कलम के साथ जुड़ गए और जुड़ते चले गए। जी, आपने गांव से लेकर शहर तक अपनी यात्राओं का जिक्र किया, और आप यात्रा वृत्तांत भी लिखते रहे हैं। तो यात्रा वृत्तांत के दौरान किस तरह की यादें या किस तरह की स्मृतियां जो आज भी आपको याद है और आपको लगता है कि वो अनुभूति छू गई है दिल को? यात्राएं बहुत अनुभव देती हैं, बहुत अनुभूतियाँ देती हैं। यात्राओं में बहुत परिचय बढ़ता है, और नया सीखने की गुंजाइश होती है। हम जितनी यात्राएं करते हैं उतने लोगों का सानिध्य हमको मिलता है, और उतने लोगों के जीवन के साथ जुड़ने का एक अवसर मिलता है। इसलिए पूरे देश में घूमने का एक अवसर मिला चारों तरफ, और विदेशों में भी विशेष रूप से मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे समय तक जाने की गुंजाइश बनी, और वहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों में, वहाँ के लोगों में, और वहाँ जो लोग भारतीय रह रहे हैं उन लोगों के साथ घुलने मिलने का अवसर मिला। और वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो जनजीवन है और दुनिया की आर्थिक राजधानी की ओर हमारा जो आकर्षण है वो देखने की गुंजाइश मुझे मिली, और उसमें बहुत सारे चरित्र मिले, बहुत सारे पात्र मिले, बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, बहुत सारे दृश्य आज भी आंखों के सामने तैर जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों को मैंने एक सागर और शीर्षक से एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी मनुष्य में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी कमियां और बहुत सारी आकांक्षाएं उसकी कहीं ना कहीं दबी होती हैं। हम इन सारी चीज़ों को सुख और भौतिक सुविधाओं को लेकर हम देखते हैं विशेष रूप से वहाँ जाते समय, लेकिन वहाँ जाने तक हम क्या क्या खो देते हैं। तो ये केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि उसमें अपने भीतर
की अनुभूतियों का समावेश भी है और वहाँ के जनजीवन से जुड़ी हुई बातें भी हैं। स्कॉटलैंड में रहते हुए या यूके में रहते हुए मैंने वहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश की और ये भी कई संस्मरणों में ये बात उसमें आई है। तो इस प्रकार बाहर जाने के बाद या हम अपने ही देश में यदि एक बात मुझे याद आ रही है कि चंद्रपुर के पास एक ताड़ोबा नाम की जगह है जहाँ पर ये वन्य प्राणी खुले तौर पर घूमते हैं। तो वहाँ जाने के बाद या किसी भी जंगल में या एकांत में जाने के बाद प्रकृति की जो एक अलग तरह की महक होती है, चाहे हम किसी भी जंगल में चले जाएं, वो जो महक होती है वो हमको आकर्षित करती है। तो इस प्रकार का लेखन संस्मरणों को लेकर बहुत कुछ लिखा गया और जिया गया और व्यक्त भी हुआ। दामोदर जी, आप मराठी भाषी और ये हमारा सौभाग्य कि आपने निरंतर हिंदी के लिए लिखा, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये कि आपने बहुत प्रख्यात मराठी रचनाओं को अनुवाद करके हिंदी पाठकों तक पहुंचाया। और उसमें भी आपकी जो आपने आपसे बात करते हुए आपने बताया था कि आप आत्मकथा आपको ज़्यादा आकर्षित करती हैं और आप उससे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो अनुवाद लिखते समय वो, जबकि आप खुद लेखक हों और कोई अनुवाद कर रहे हों, तो कहीं इच्छा होती कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, तो वो कितनी कुलबुलाहट होती है और अनुवाद एक लेखक के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। बहुत अच्छी बात है। दरअसल अनुवाद अपने आप में एक रिक्रिएशन है, अनुवाद एक पुनर्सृजन है। लेकिन इस पुनर्सृजन में जो बात आपने कही कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी लिखी जानी चाहिए थी, ये छूट अनुवादक को नहीं है। अनुवाद में न तो कोई जोड़ा जाए और न ही कुछ छोड़ा जाए। अब न कोई छोड़ा जाए तो उसमें शब्दानुवाद से भी उसका ताल्लुक नहीं है। भावनाएं और शब्द दोनों का तालमेल बैठाते हुए जो एक भाषा से दूसरी भाषा में आप किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं, तो वो उसकी सीमाएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां इन अर्थों में है कि बहुत सारी सांस्कृतिक जो वातावरण है वो दूसरी भाषा में बिल्कुल वैसा होगा ही, ये आवश्यक नहीं है। ऐसे समय आपके सामने बहुत ज़्यादा चुनौती होती है। मैंने दया पवार का मराठी में जो बलूत है उसका अनुवाद किया और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें रही जो हिंदी प्रदेशों के लिए बिल्कुल नई रही और उनके लिए प्रतिशब्द ढूंढना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, लेकिन उसका अनुवाद हुआ। आत्मकथाओं के अनुवाद करने में मुझे विशेष रुचि इसलिए रही क्योंकि उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा है, उसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति जो कुछ जिया उसको उसने शब्दबद्ध किया है। तो उन शब्दों को दूसरी भाषा में लाने के लिए जिस प्रकार की भाषा और माहौल की ज़रूरत है वो खोजने की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से मैंने बाद में उपरा नाम का एक उपन्यास आत्मकथा है लक्ष्मण माने का, जिसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला, और उस उपरा में उन्होंने बंजारे लोगों की जीवन की त्रासदियाँ उसमें लिखी हैं और वो खुद उस समुदाय से रहे जो जगह जगह जाकर जीते रहे, तंबू गाड़कर और इस प्रकार जानवरों पर अपना गृहस्थी ढोकर वो दूसरे जगह जाते रहे। एक अनुवाद है पोरके दिवस, उसका ओरिजिनल नाम है मराठी में, और भूले बिसरे दिन उसका अनुवाद हिंदी में किया गया। और वो ऐसे एक अनाथ बच्चा जो कि अपने जीवन में 8वें साल में माँ को खो देता है और पिता सिटी बस में काम करते हैं और उनकी ड्यूटी अलग अलग समय पर लगती है, तो वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। और उसका एक छोटा भाई भी है 6 साल का, और एक 8 साल का और एक 6 साल का, ये 2 छोटे भाई हैं, 2 बच्चे हैं, और पिता ध्यान नहीं दे पाते। तो उन्होंने किसी तरह व्यवस्था करके जो बाल गुनहगार केंद्र होते हैं वहाँ इन बच्चों को भर्ती कर दिया, और वहाँ से वो बड़े हुए, पढ़े लिखे, जो कुछ भी
थोड़ी बहुत पढ़ाई की और उसके बाद छोटी मोटी नौकरी करते हुए वो व्यक्ति ग्रेजुएट हुआ, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पत्रकार बना और मराठी के बड़े बड़े अखबारों के संपादक के रूप में उन्होंने काम किया है। ऐसे व्यक्ति ने ये आत्मकथा लिखी, पोर के दिवस, माने एक अनाथ दिन कहना चाहिए, तो उससे अच्छा है भूले बिसरे दिन, वो मैंने उसका शीर्षक दिया। उस कार्यक्रम में मुझे केवल आमंत्रित किया गया था कि ये विमोचन है तो आप आइए। तो उस समय पूना शहर के बड़े प्रतिष्ठित समाजसेवी मंच पर बैठे थे, वो स्वयं थे और उनकी एक 80 वर्ष की टीचर जिन्होंने उनको गाइड किया। इतने लोग मंच पर बैठे थे और कार्यक्रम हुआ और बहुत सारी बातें कही गई। सुनते सुनते मुझे लगा कि ये बात हिंदी पाठकों तक पहुंचानी चाहिए कि एक व्यक्ति कुछ न होते हुए भी कितने संघर्षों के साथ उपलब्धियों के कितने दिन ले सकता है। और बहुत अच्छी बात उसमें और भी एक लगी कि उस ज़माने में जिस अनाथ आश्रम में या बाल गुनहगार सुधार केंद्र में वो थे, उनके साथ वैसे बाल गुनहगार ही थे जो वहाँ थे, और आज वे कहाँ हैं। वो सारे लोग सभागार में बैठे थे और उनमें से एक एक व्यक्ति को बुलाया गया जो कोई अभी भी स्टेशन पर हमाली का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर है, कोई इनकम टैक्स का बड़ा अधिकारी बन गया। वो सब लोग सामने बैठे हुए हैं और एक एक व्यक्ति को माइक पर बुलाकर उनसे इनके बारे में कहलवाया जाता है। तो ये पूरा दृश्य मुझे इतना आकर्षित कर गया कि वो मैंने सोचा कि हिंदी पाठकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और उसका अनुवाद किया और बाद में वो अनुवाद और वो पुस्तक पुरस्कृत भी हुई। वाह दामोदर जी, आपने अनुवाद, आत्मकथाओं के अनुवाद के अलावा एक बहुत ही प्रासंगिक उपन्यास का अनुवाद किया है, 12 मास, जो तब भी प्रासंगिक था और आज भी जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, किसानों की समस्याएं और उनसे जुड़े आंदोलन। तो इस उपन्यास को अनुवाद के लिए क्यों चुना? क्या इसके पीछे भी वैसी ही कोई कहानी थी जो आपको आकर्षित की उस पत्रकार की और आपने उसे अनुवाद के लिए चुना? क्या वजह थी इसके अनुवाद की? 12 मास उपन्यास किसान के जीवन पर एक अद्भुत उपन्यास है। वो लेखक खुद भी किसान ही है और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सदानंद देशमुख उनका नाम है। सदानंद देशमुख ने किसानों के जीवन की तमाम अभावों को, चुनौतियों को, संघर्षों को बहुत करीब से देखा, समझा और जाना है। और विशेष रूप से विदर्भ के किसान जब आत्महत्या करने लगे तो ये जितनी व्यवस्था है हमारी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि किसान उसमें पिस जाता है। और ऐसी स्थिति में एक किसान का परिवार किस प्रकार संघर्ष कर रहा है उसका बहुत ही बारीक चित्रण है। और ये अखबारों में और तमाम तरह के सामाजिक माध्यमों में अब आया है कि किसान वहाँ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। लेकिन 2004 में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। मराठी में इसकी इतनी चर्चा हुई, इतनी समीक्षाएं आई कि कई बड़े समीक्षकों ने ये कहा कि ये मराठी का गोदान है। और ये जो लेखक है सदानंद देशमुख, इसने प्रेमचंद के बराबरी में किसानों के प्रति जो धारणाएं और भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने में सफलता हासिल की। ये सारी समीक्षाएं वगैरह पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यदि इनकी तुलना प्रेमचंद के साथ और इस 12 मास की तुलना यदि गोदान के साथ किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये मराठी का गोदान हिंदी के पाठकों तक जाना चाहिए। और उसका, क्योंकि बहुत बड़ा उपन्यास है वो, उसमें काफ़ी वक्त भी लगा, लेकिन वो हुआ और उसको साहित्य अकादमी ने ही प्रकाशित किया और साहित्य अकादमी ने अनुवाद का
सम्मान भी उसके लिए घोषित किया। तो ये उसके पीछे की कहानी है 12 मास की। जी। उपन्यास के अलावा आपने नाटक का भी अनुवाद किया है। नाटक एक अलग ही विधा है जहाँ पर मंचन भी है और विजुअलाइजेशन एक अलग तरह का है। तो नाटक का अनुवाद करते समय क्या ध्यान रखना होता है और क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है? नाटकों का अनुवाद एक अलग तरह की चुनौती की मांग करता है। जी। दरअसल मैंने पहला जो नाटक अनुवाद किया वो कालचक्र है, जयवंत दलवी का। और जयवंत दलवी का एक नाटक देखने के लिए यहीं बम्बई में गया था मैं, शायद शिवाजी रंग मंदिर में गया था। और वो नाटक था पुरुष। नाना पाटेकर ने उसमें मुख्य भूमिका अदा की थी। और वो नाटक देखने के बाद मैं बहुत विचलित हुआ। और चूँकि मैं उन दिनों यहीं पोस्टेड था मुंबई में, तो मैं उन लेखक से, जयवंत दलवी से मिलने गया और मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इसका हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका अनुवाद हो चुका है हिंदी में, यदि आपको अनुवाद करना है तो मैं अपना दूसरा नाटक आपको दे सकता हूँ। तो चूँकि वो लेखक मैं पढ़ा था पहले भी उनके बारे में, मैंने हाँ कह दिया और एक कालचक्र नाटक का अनुवाद मैंने उनका किया। और वो बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ नाटक। साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है समकालीन भारतीय साहित्य, उसमें पूरा नाटक एक ही अंक में प्रकाशित हुआ और उसकी बड़ी चर्चा हुई। और मैं जब यहाँ था तब की बात बता रहा हूँ कि उसका 200वां मंचन पृथ्वी थिएटर्स में हुआ था। और कटारे, ओम कटारे जो एक्टर डायरेक्टर हैं, वो मुख्य रोल उसमें भूमिका अदा करते हैं। और 200वें मंचन पर उन्होंने मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया था। तो नाटक में जो विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो संवाद हैं वो उसी तरह ताजगी और जीवंतता लिए हुए होने चाहिए जो मूल नाटक में हैं। केवल अनुवाद से बात नहीं बनती, बल्कि उसको ये देखना होता है कि मंच से यदि कोई पात्र उसको उच्चारित कर रहा है तो उसकी प्रभाव क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार करीबन 4 नाटकों के अनुवाद मैंने किए। उसमें 2 नाटक विजय तेंदुलकर के हैं और एक नाटक अभिराम भड़कमकर, एक बड़े नाटककार मराठी के हैं, उनका है। ऐसे 4 नाटकों के अनुवाद मैं कर पाया। तो नाटकों का अनुवाद, चूँकि मैं मूल रूप से नाटक एक भी नहीं लिख पाया, तो वो न लिख पाने की जो मेरी अनुभूति थी वो मैं इस प्रकार अनुवाद में पूरी कर सका। क्या बात है। नाटक मंचन हो या रेडियो हो या टेलीविज़न, और आपने हर विधा को आजमाने की कोशिश की और समय के साथ लेखक को शायद ये करना भी ज़रूरी है। तो आप कितना समझते हैं, जैसे आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और आपने रेडियो के लिए भी पढ़ा है, और तो कितनी ज़रूरत है बदलाव की, क्योंकि समय अब डिजिटल हो रहा है और इसीलिए हम ये शो भी कर रहे हैं। तो लेखकों में कितना बदलाव आ रहा है और कितना आने की गुंजाइश अभी और है? समय के साथ ये माध्यम तो निरंतर बदलते रहेंगे और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदल पाया वो पिछड़ जाता है। जी। निश्चित रूप से आधुनिक जितने भी संसाधन हैं, फिर आपका टीवी है, रेडियो है, इन पर भी बहुत सारी रचनाएं मेरी आती रही हैं और मुझे अच्छा भी लगता है उससे जुड़ना। विशेष रूप से कविताएं बहुत आईं और कुछ कहानियां भी आईं। तो ये तो अच्छी बात है कि आधुनिक संसाधनों के साथ हमें जुड़ना चाहिए और जुड़ने की हम कोशिश भी करते हैं। जितना भी अवसर आता है हम ज़रूर उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। दामोदर जी, आपने लेखन की हर विधा को आजमाया है और हर विधा में आप पारंगत हैं। मैं नई पीढ़ी की बात करें जो अभी लिख रहे हैं और जो और लिखना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि लेखन कितनी बड़ी तपस्या है और अब समय के साथ उसमें कितना बदलाव ज़रूरी है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नए लेखकों को पढ़ता हूँ, क्योंकि
नया आदमी नई बात करेगा। और जैसे जैसे पीढ़ियाँ बदलती जाती हैं, हमारे सवाल बदलते जाते हैं, सवाल के साथ हमारे नज़रिए भी बदलते जाते हैं। तो जितने नए लोग आएंगे उससे हमारे जीवन का उसकी एक नई छटा हमारे सामने आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि नए लेखक भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जहाँ तक फॉर्म या क्राफ्ट की बात है, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता। हर व्यक्ति का चेहरा जिस प्रकार अलग है, उसी प्रकार उसके लिखने की पद्धति भी बिल्कुल अलग अलग होती है। उसका अपना एक फॉर्म होता है, उसकी अपनी एक शैली होती है, उसकी अपनी एक भाषा होती है। और जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करता है, उससे उसकी पहचान बनती है और बढ़ती भी चली जाती है। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि नए लेखक भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और हमारे आसपास को, हमारे समाज जीवन को, हमारी सांस्कृतिक स्थितियों को और हमारे सामने के संघर्षों को वो अपनी रचनाओं में ढाल रहे हैं, ताकि सामाजिक रूप से जो एक सद्भावना और एक समन्वय की भावना पैदा होनी चाहिए, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है आज है। और ऐसे देश को मजबूत बनाने में नए लेखक की भूमिका बहुत प्रभावी होगी और नए लेखक बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं। धन्यवाद दामोदर जी। इतनी सारी चीज़ें हमें आपसे जानने को मिली और मैं ये जानती हूँ कि एक छोटे से इंटरव्यू में आपकी रचनाओं को समेटना इतना आसान नहीं है और मैं जल्द आपसे फिर मिलूँगी एक नए इंटरव्यू के साथ। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा और भविष्य की संभावनाओं के लिए मार्गदर्शित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू। और मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन जिस प्रकार का संवाद हुआ उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कहने की स्थिति में था। आपकी यात्रा इसी प्रकार चलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।